नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कृषि रसायन विज्ञान के बारे में, जो कि एक रसायन विज्ञान की ही ब्रांच है। और कृषि रसायन विज्ञान के अंदर हम जैव रसायन नामक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जैव रसायन के बारे में बात करेंगे। जैव रसायन है क्या? ये कक्षा जो 12 है, कक्षा 12 के अंदर कृषि के जो विद्यार्थी है, एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी है, उनकी जो कृषि रसायन की बुक है, कृषि रसायन की बुक, उसका अध्याय नंबर 10 है, जिसका नाम है जैव रसायन। इसकी हम आज चर्चा करेंगे। जैव रसायन क्या है? जैव रसायन, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है। जैव रसायन, जैव का मतलब क्या है? यहाँ जीव से, जीव यानी सजीव से। और रसायन विज्ञान हम जानते हैं। तो विज्ञान की यह शाखा जैव रसायन कब बनी, इसे जैव रसायन नाम कब दिया गया, इसकी अगर बात करें तो 1903 में इसे जैव रसायन नाम दिया गया। और नाम दिया गया कार्ल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा। अलग से शाखा का नाम कब दिया गया? 1903 में। क्या किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। अब देखिए इसमें अध्ययन किसका करते हैं। जैव रसायन की अगर परिभाषा की हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव रसायन। मतलब जैव रसायन में हम क्या करेंगे? सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैविक क्रियाओं का अध्ययन किसके अंदर? जैव रसायन में। सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे इसमें, जैव रसायन में। अब देखिए जैविक क्रियाएं क्या होती है सजीवों में। विभिन्न प्रकार जो खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, कोई भी सजीव ग्रहण करता है तो वो किस रूप में करता है? जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए शरीर में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है। जैसे श्वसन, पाचन और उत्सर्जन की जो अभिक्रियाएं होती है, वो विभिन्न प्रकार की जटिल उपापचयी क्रियाएं होती है। उन उपापचयी क्रियाओं के अंदर जो जटिल पदार्थ है वो किस में बदलता है? सरल पदार्थ में बदलता है। जिस प्रकार से हम भोजन के विभिन्न रूप ग्रहण करते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश सब कुछ होता है। तो उनको शरीर में तो हम डायरेक्टली जटिल पदार्थों के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन शरीर में उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, सरल अणुओं के अंदर बदला जाता है। तो जैव रसायन में इसमें अध्ययन करेंगे हम, इन जटिल पदार्थों को किस प्रकार से सरल पदार्थों में बदला जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ हमारी संपूर्ण जो जैविक क्रियाएं वो संपन्न होती है। शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है, और शरीर की मरम्मत भी इन्हीं खाद्य पदार्थों से होती है। अब बात करते हैं ये खाद्य पदार्थ सामान्य रूप से कौन कौन से होते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, और कुछ रुक्षांश या रेशे, जिन्हें फाइबर कहते हैं, हम इनकी पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है। इनमें से ये जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, ये मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं, शरीर की वृद्धि मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विटामिन और खनिज लवण से शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन विटामिन और खनिज लवण की शरीर में आवश्यकता होती है।
अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए शरीर में इनकी भी आवश्यकता होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जैव रसायन जो शब्द किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। कब दिया? 1903 में। जैव रसायन में किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो अपना पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द जो किससे बना है? कार्बो प्लस हाइड्रेट से बना है। किससे बना है? कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ होता है कार्बन। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कार्बन। और हाइड्रेट का अर्थ होता है जल या पानी। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, जल या पानी पाया जाता है। तो अगर सूत्र की बात करें, कार्बन का क्या होता है? C और जल का H2O। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2OY। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CH2OY। अब देखिए यहाँ पे अक्ष की जो मात्रा है, अक्ष कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन या बराबर क्या होना चाहिए? 3 के। ये सिंबल है, ग्रेटर देन या तो बड़ा होना चाहिए 3 से, या 3 के क्या होना चाहिए? बराबर। कहने का मतलब अक्ष यहाँ पे क्या है? कार्बन की संख्या है। तो कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? या तो 3 होनी चाहिए, या 3 से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए? 3 से अधिक होनी चाहिए। सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का CXH2OY। ठीक है। अब बात करते हैं परिभाषा की। किसकी परिभाषा? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। परिभाषा से पहले बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है? CXH2O का Y। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो पाए जाते ही हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी, नाइट्रोजन और सल्फर भी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जा सकता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है? OH समूह है, OH माइनस समूह है। ऊपर था हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी तो जल था। हाइड्रिक यानी क्या होता है? H2O समूह वाले। तो पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक का कोष्टक में लिख लेते हैं एक से अधिक। एक से अधिक यानी बहुत सारे हो गए ना। एक से अधिक OH, एक से अधिक OH समूह वाले। पॉलीहाइड्रिक यानी बहुत सारे OH समूह, है ना। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन तथा या फिर क्या हो सकता है? इनसे बने, इनके जल अपघटन से। देखिए पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। या अगर कार्बोहाइड्रेट का क्या हो? जल अपघटन हो, और इनके जल अपघटन होने से अगर एल्डिहाइड और कीटोन उत्पन्न हो, एल्डिहाइड और
कीटोन उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रिक, एक से अधिक OH समूह वाले एल्डिहाइड या कीटोन, तथा यहाँ इनके से मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ इनके से मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न हो तो वो समूह क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन या इनसे उत्पन्न जो पदार्थ अगर उत्पन्न हो का एल्डिहाइड या कीटोन तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड समूह की बात करें तो एल्डिहाइड समूह कौन सा होता है? CHO। और कीटोन समूह कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। ये तो कौन सा है? एल्डिहाइड। और ये कौन सा है? कीटोनिक समूह है। तो एक से अधिक अगर इस प्रकार के समूह हो तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, किसकी बात करें? वर्गीकरण की। परिभाषा हमने पढ़ ली, अर्थ पढ़ लिया, वर्गीकरण यानी प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? 3। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इनमें से पहला अगर हम लें मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। हम जानते हैं मोनो का अर्थ क्या होता है? एक या एकल। और सेकेराइड का अर्थ होता है, सेकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, एकल शर्करा। मोनोसेकेराइड का अर्थ क्या हो गया? एकल शर्करा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही प्रकार की शर्करा पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की परिभाषा क्या होगी? एक ही प्रकार की अगर शर्करा किसी कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। जैसे मान लीजिए कि मोनोसेकेराइड का क्या करवाएं? जल अपघटन करवाएं। तो जल अपघटन करवाएं तो उसमें एक ही प्रकार की शर्करा होगी और उस शर्करा को वापस तोड़ा नहीं जा सकता। सिंगल प्रकार की शर्कराएं होगी, वो क्या कहलाएगा? मोनोसेकेराइड। अब देखिए मोनोसेकेराइड के अंदर कुछ उदाहरण है, उनकी बात करते हैं। मोनोसेकेराइड बनता किससे? हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या था? CH2O का होल y। और हमने बताया था कि x इज ग्रेटर देन या बराबर किसके होना चाहिए? 3। कहने का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाता है सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? क्या प्रश्न पूछा जाता है? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट या सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड? सबसे सरलतम कौन होगा? जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 3। तो 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड की बात करें अपन, 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड की, किसकी? 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड की। 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड 2 होते हैं। पहला होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये 2 होते हैं 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड। अगर प्रश्न आ जाए सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड या सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, इनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3। अब देखते हैं 4 कार्बन वाले।
3 कार्बन वाले कौन से हैं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है। 4 कार्बन वाली अगर बात करें हम, तो 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं बताना हमें, मोनोसेकेराइड का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? मोनोसेकेराइड का। बिल्कुल सरल है। 2 है इसमें भी, एक तो है इरिथ्रोज और एक है इरिथ्रुलोज। कौन कौन से हैं? इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 वाला, ये भी 3 वाला। 4 वाला कौन सा है? इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। अब बात करें 5 कार्बन वाली, मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं हम। 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड के अंदर है अपने जो डीएनए और आरएनए में शर्कराएं पाई जाती है। आरएनए में कौन सी पाई जाती है? राइबोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। और डीएनए में कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज। ये दोनों की दोनों जो शर्कराएं हैं वो कैसी होती है? 5 कार्बन वाली होती है और मोनोसेकेराइड होती है। 5 कार्बन वाली कौन सी होगी? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। यहाँ लेते हैं अपन 6 कार्बन वाली, मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं। ठीक है। 6 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड है उनमें पहला होता है ग्लूकोज। पहला कौन सा है? ग्लूकोज। दूसरा है गैलेक्टोज और तीसरा है फ्रक्टोज। कौन कौन से हैं देख लीजिए। मोनोसेकेराइड की बात की, मोनो के अंदर, मोनो का मतलब एकल, सेकेराइड का मतलब शर्करा, एकल शर्करा। 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। सबसे सरलतम भी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। जो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, उनमें 5 कार्बन युक्त राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और 6 कार्बन वाली सबसे सरलतम जो शर्कराएं हैं वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है। ये अपने कंप्लीट हो गया मोनोसेकेराइड। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। अगर मोनोसेकेराइड के अंदर 6 कार्बन वाले जो हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनके अगर सूत्र की बात करें तो इनका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। हमने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और कीटोन समूह। तो ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इनमें तो पाया जाता है एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन समूह। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे तो बता सकते हो आप, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह होता है। सामान्य रूप से 6 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ओके। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की, ये ओलिगोसेकेराइड की। दूसरा प्रकार कौन सा था? ओलिगोसेकेराइड। देखिए, सेकेराइड का मतलब तो शर्करा था और ओलिगो का मतलब है कुछ। ओलिगो का मतलब क्या होता है? कुछ। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। तो इसमें क्या पाई जाएगी? कुछ शर्करा। ओलिगोसेकेराइड में शर्कराएं पाई जाती है 2 से लेकर 10 तक शर्कराएं। कितनी शर्कराएं पाई जाती है? 2 से लेकर 10 तक शर्कराएं पाई जाती है ओलिगोसेकेराइड में। तो ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा भी ऐसे ही हो जाएगी कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 10 तक शर्कराएं या कुछ शर्कराएं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं।
अब इन ओलिगोसेकेराइड में कुछ महत्वपूर्ण सेकेराइड है, जैसे डाइसेकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है? 2, और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। डाइसेकेराइड में कितनी शर्कराएं होगी? 2 शर्करा। ठीक है, डाइसेकेराइड। इसी प्रकार ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। इसी प्रकार टेट्रासेकेराइड। इसी प्रकार पेंटासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। अब देखिए इनके भी कुछ उदाहरण है डाइसेकेराइड के। डाइसेकेराइड का उदाहरण है पहला लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? डाइसेकेराइड के। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड का उदाहरण है रेफेनोज, रेफेनोज। टेट्रासेकेराइड का उदाहरण है स्टेकियोज, स्टेकियोज कर दो, स्टेकियोज। और पेंटासेकेराइड का उदाहरण है वर्बेस्कोज। ओलिगोसेकेराइड पढ़ रहे हैं। ओलिगो का मतलब कुछ शर्कराएं पाई जाती है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। डाइसेकेराइड यानी 2 शर्कराएं, लैक्टोज में, ग्लूकोज में, माल्टोज में। ट्राइसेकेराइड शर्करा का उदाहरण है रेफेनोज। टेट्रासेकेराइड का उदाहरण है स्टेकियोज और पेंटासेकेराइड का उदाहरण है वर्बेस्कोज। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि ट्राइसेकेराइड का उदाहरण बताओ, रेफेनोज। टेट्रा का बताओ, स्टेकियोज। वर्बेस्कोज किसका उदाहरण है? पेंटासेकेराइड। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण है डाइसेकेराइड। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शर्करा है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करते हैं। डाइसेकेराइड में कितनी शर्कराएं पाई जाएगी? 2 प्रकार की शर्कराएं। डाइसेकेराइड का जो एक उदाहरण लेते हैं अपन, सुक्रोज। सुक्रोज में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाएगी? देखिए, सुक्रोज में पाई जाती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हमने पहले पढ़ा था कौन सी शर्कराएं? एकल शर्कराएं मोनोसेकेराइड पढ़े थे। मोनोसेकेराइड में पढ़ी थी अपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। उनमें से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाएगा? सुक्रोज। दूसरी शर्करा है अपने पास डाइसेकेराइड में लैक्टोज। डाई का मतलब क्या है? 2। लैक्टोज शर्करा बनेगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। किससे बनेगी? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तीसरी जो शर्करा है अपने पास उसका नाम है माल्टोज, और माल्टोज बनेगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो वो क्या बनाएगी? माल्टोज बनाएगी। इनका जो सूत्र था, इन सब का सूत्र क्या था? C6H12O6। 2 जुड़ रही है तो 2 जुड़ेगी तो C6H12O6। 2 जुड़ेगी और ये 2 जुड़ के अभिक्रिया जब होगी तो इनसे बनेगा C12H22O11 और साथ में निकल जाएगा एक जल का अणु। तो ये सूत्र किसका हो गया? डाइसेकेराइड का। ये डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र है। डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? C12H22O11। 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो उनमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और बनाएगा डाइसेकेराइड C12H22O11। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए डाइसेकेराइड के। ये आपके डाइसेकेराइड का क्या हो गया? सूत्र हो गया। एक इसमें बंध आता है, बंध आता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है ना, नीचे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड जुड़ रहे हैं। मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बंध का निर्माण होता है। आपस में बंध से जुड़ते हैं, उस बंध को कहते हैं ग्लाइको
साइडिक ग्लाइकोसाइडिक बंध। अगर मान लो यहाँ पे माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ रहा है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के बीच में कौन सा बंध रहेगा? ग्लाइकोसाइडिक। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक। कहने का मतलब है दो मोनोसेकेराइड जब जुड़ेंगे तो उनके बीच में कौन से बंध का निर्माण होगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा। हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड पढ़ लिया है, कल हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।